हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल, जिसका आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छापा चैप्टर नंबर 4 दूसरी इकाई, जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य जी। ठीक है बच्चों, हास्य व्यंग्य कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस पाठ को शुरू करूँगी तो मैं सबसे पहले इनका परिचय बताऊंगी, उसके बाद पद संबंधी बताऊंगी, उसके बाद मैं कविता को रीड करूंगी, उसके कठिन शब्द जो है बच्चों वो बताऊंगी आपको, फिर उसके भावार्थ आपको लिखवा दूंगी। इस तरह से कविता समाप्त करूंगी मैं। उसके बाद कविता के समाप्त होने के बाद जो एक्सरसाइज रहती है चैप्टर्स के पीछे, और वो भी एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगी, तो सारे डाउट्स सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं इनके परिचय से। ओम प्रकाश जी के परिचय से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1936 में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में भोपाल में मध्य हुई थी। ठीक है, इनका परिचय है। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र काव्य की गहनता संवेदना के परखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी उधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि है। ठीक है बच्चों, ये इनका परिचय था। किसका? ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय है। चलिए आगे देखते हैं इनके पद संबंधी जिन्होंने क्या लिखा है, छापा में हमें क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो ये आम आदमी से जुड़ी हुई कविता है। किस तरह से आम आदमी जो है आर्थिक स्थिति उसकी रहती है और छापे वाले आकर उन्हें कैसी तरह से परेशान करते हैं, तो पूरा का पूरा व्यंग्य है, हास्य है इस कविता में। तो चलिए देखते हैं इस पाठ की, इस कविता की शुरुआत करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बड़ा, वो आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। वो रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। रोश यानी कि गुस्सा, स्वर्ण यानी कि सोना धातु, स्वर्ण यानी कि सुंदर अक्षर, काव्य यानी कि कविता, बिखरे यानी कि फैलाना। ठीक है बच्चों, ये हमारे कठिन शब्द हैं, लिख लीजिए आप लोग। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं कठिन शब्द को, जिससे कविता और भी आसान हो जाएगी आपको जब भावार्थ आप इसके लिखेंगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसके कठिन शब्द लिख लीजिए आप लोग। रोश यानी कि गुस्सा, स्वर्ण यानी कि सोना धातु, स्वर्ण यानी कि सुंदर अक्षर, काव्य यानी कि कविता, बिखरे यानी कि फैलाना। ठीक है, ये कठिन शब्द है हमारे। चलिए इसके आगे देखते हैं। वो झुझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वो कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बाल में आ रही है धीरे धीरे। वो उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं, परीक्षा में 1 महीने पहले करूँगा तैयार। ठीक है बच्चों, तो ये कवि और जो छापा मारने वाले लोग आए हुए हैं उनके बीच आपसी बातचीत हो रही है। किस तरह से वो छापा मारने वाले लोग आए हुए हैं और किस तरह से सारी चीज़ें वो उनसे मांग रहे हैं, ये भावार्थ आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसके कठिन शब्द लिख लीजिए, उसके बाद भावार्थ भी बता देती हूँ मैं आपको। झुझलाना यानी कि चिढ़ना, अनधिकृत यानी कि जिसे अधिकार ना दिया गया हो, अर्जित यानी कि कमाया हुआ, अर्थ यानी कि संपत्ति पैसा, अर्थ यानी कि मतलब साहित्य से, और कड़क कर यानी कि तेज स्वर में,
उद्भ्रांत यानी कि चकित, हैरान होना। नोट यानी कि रुपए वाला नोट, परीक्षा के नोट्स। ठीक है, ये अलग अलग हैं। चलिए मैं फिर से बता देती हूँ। झुझलाना यानी कि चिढ़ना, चिड़चिड़ाना। और अनधिकृत यानी कि जिसे अधिकार ना दिया गया हो। अर्जित यानी कि कमाया हुआ। अर्थ यानी कि संपत्ति, पैसा। अर्थ यानी कि मतलब, साहित्य। और कड़क्कर यानी कि तेज स्वर में। उद्भ्रांत यानी कि चकित, हैरान होना। नोट यानी कि रुपए वाला नोट, परीक्षा के नोट्स अलग अलग होते हैं ना बच्चों। चलो ठीक है, देखते हैं भावार्थ इसके, देखते हैं हम लोग। सभी अधिकारी कवि ओम प्रकाश आदित्य का जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम हमारी बात समझ नहीं पाए, हमें तुम्हारा यह अर्थ संपत्ति चाहिए जिसे तुमने अनधिकृत रूप से कमाया है। कभी अधिकारियों के अर्थ संपत्ति, पैसा, धन शब्द को कविता के अर्थ को जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि अर्थ मतलब तो मेरी नई कविता को आपको मिल सकता है। यानी कि कवि जो है यहाँ पर वो संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं जो छापे वाले आए हुए हैं। लेकिन यहाँ कवि अपना ही बता रहे हैं कि नहीं, अर्थ संपत्ति तो मेरी कविता, मेरी नई कविता का नाम है। ठीक है, नई कविता को आपको मिल सकता है, तो चाहे तो आप उसे ढूंढ लीजिए। इसके बाद आयकर विभाग जो अधिकारी थे तेज और ऊंची आवाज़ में पूछने लगे। कभी इसे कहते हैं कि चांदी कहाँ छिपा कर रखी है तुमने, उसे छुपाकर निकाल कर हमें दे दो। तब कभी यहाँ चांदी का अर्थ अपने सफ़ेद हुए बालों को जोड़कर उन अधिकारियों को भड़क कर बोलते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में धीरे धीरे आ रही है। वो सब कवि के जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब वो चांदी मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरे बालों में धीरे धीरे ना चांदी आ रही है, यानी कि मेरे बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो उसमें चांदी आ रही है। अजीब सी बात नहीं रहेगी। तो फिर गुस्सा हो जाते हैं अधिकारी लोग, और वो सब कवि के जवाब सुनकर हैरान हो जाते हैं। और आगे वो कवि से पूछते हैं कि बताइए आपके नोट रुपये कहाँ हैं। तब ओम प्रकाश आदित्य जी ने उस नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के नोट से जोड़कर उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि परीक्षा के नोट तो वो परीक्षा में 1 महीने पहले तैयार कर लूँगा हम। ठीक है, अब जब वो पूछते हैं कि आपके नोट कहाँ हैं, रुपये कहाँ हैं, तो वो क्या कहते हैं कि नोट्स तो 1 महीना पहले जब एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं ना बच्चों, तो हम नोट्स तैयार करते हैं ना, तो वो उस नोट्स की बात करने लग जाते हैं कि नोट्स तो मैं तब तैयार करूँगा जब एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे, तो 1 महीना पहले मैं तैयार कर लूँगा। ठीक है, तो ये हंसी और हास्य व्यंग्य कविता है, जिसे सुनकर ही हंसी आ रही है, पढ़कर भी हंसी आ रही है, तो आपको भी हंसी आ ही रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, और भी मज़ेदार है आगे। वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वो खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिंपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। ठीक है बच्चों, तो ये जो अधिकारी जनाब आए थे, इन्होंने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें की हैं। अब इसके उत्तर हम देखेंगे तो इसमें भी बहुत हंसी आएगी आपको, इसके भावार्थ सुनकर भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, वैसे बहुत ही सरल शब्दों में ये लिखते हैं कवि, जिसे पढ़कर ही हमें समझ में आ रहा है। भावार्थ इतना कुछ कठिन नहीं है इनके शब्द, इनकी भाषा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लरज कर यानी कि भयभीत होना। मुद्रा यानी कि पैसे या सिक्के छवि से है, और मुख यानी कि चेहरा और मुंह से है। शयन कक्ष यानी कि सोने या नींद लेने का कमरा जो होता है। रुई यानी कि कपास से है। पिंपियाँ यानी कि ढोल के समान लोहे के बने हुए छोटे से पात्र से है। टटोलना यानी कि उंगली को छू कर पता करना, उंगलियों से छू कर पता करना। गुल्लक यानी कि रुपये पैसे संग्रह करने का पात्र होता है। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का आशय ये नहीं है, आपके सिक्के पैसे कहाँ हैं। तब कबीर ने अपना अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब देते हुए कहते हैं, मुद्राएं छवि तो आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। वो मुद्रा की बात करते तो कहते हैं वो मुद्रा तो हमारे चेहरे में, हम अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं ना अपने चेहरे पर, तो उसकी बातें करने लग जाते हैं कि मुद्रा तो मेरे चेहरे पे दिख रही है। सभी अधिकारी उनका यह जवाब सुनकर कुछ समय के लिए सोचने लग जाते हैं। फिर वो उनके शयन कक्ष में चले जाते हैं और अंदर रखे हुए उनके फटे हुए तकिए को नोचने लग जाते हैं, रुई को नोचने लग जाते हैं। उनको कभी कभी लगता है ना पैसे वगैरह छुपा लेते हैं लोग तकिए में, तो वो उनके तकिए को नोचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद तकिए में पैसे छुपा कर रखे हों।
उसके बाद टूटी हुई अलमारी को खोल कर देखा, रसोई घर में खाली पड़े पिंपों को टटोला। ठीक है, तो उसके बाद अलमारी को खोल के देखते हैं, शायद अलमारी में रखा हो। रसोई घर में जो खाली पड़े हुए पिंपे थे उन्हें टटोलते हैं, डिब्बे थे उन्हें टटोलते हैं, बच्चों के जो गुल्लक थे उन्हें खोल कर देखते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। उन्होंने जितने भी चीज़ें देखी सब कुछ खाली मिली। ठीक है, बेचारे ये गरीब थे, इनके पास कुछ था ही नहीं, और ये इनको लग रहा था कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, तो इसलिए छापा पड़ गया था उनके घर पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कनस्टरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा आर्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। ठीक है बच्चों, तो जब इनके घर में सारी चीज़ें खाली देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका चेहरा जो है मुरझा जाता है। आगे और देखते हैं, तो अब मैं उसके बाद भावार्थ आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और उनके 20 सूची हृदय में रौद की जगह करुणा रस समा गया। वो बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी है। आपकी असफलता पर वो मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं उनके जो करुण रौद्र रूप था वो कहीं ना कहीं करुणा रूप में बदल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्षमा मांगने लग जाते हैं। असफल हो गए थे ना वो लोग, तो क्षमा मांगने लग जाते हैं। तब यहाँ पर कवि कहते हैं, रुकिए रुकिए, जाइए मत, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं भावार्थ में क्या होता है, कुछ समझ में आए। कठिन शब्द देख लीजिए पहले बच्चों। कनस्टर यानी कि टीन का बना हुआ चौकोर आकार का एक पात्र जिसमें हम आटा, घी, चावल आदि रखते हैं। आर्यकांड यानी कि यहाँ अर्थ लेना है बिखरा हुआ। ठीक है, और रौद्र यानी कि क्रोधपूर्ण, गुस्सा। करुणा यानी कि दया। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, कठिन शब्द लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद भावार्थ बता देती हूँ, पॉज करके आप वीडियो को कठिन शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद मैं भावार्थ बता देती हूँ आपको। भावार्थ भी आप लिख सकते हैं पॉज करके वीडियोस को। चलिए देख लेते हैं भावार्थ। कवि कहते हैं कि उन अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्टर और पीने का जो पानी भरने के लिए जो मटके होते हैं उसे भी टटोल कर देख लिया, किसी चीज़ को छोड़ा नहीं उन्होंने, पर उन्होंने वो खाली मिले। देखिए उनको क्या मिलते हैं, टटोलते हैं जब कनस्टरों को, पीने के पानी के मटकों को, तो उन्हें खाली मिलता है। कभी कहते हैं कि आयकर अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा दृश्य देखा कि उनका खिला हुआ चेहरा जो था वो मुरझा जाता है। ठीक है, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो मिलता नहीं तो कहीं ना कहीं चेहरा जो है मुरझा जाए, अर्थात उन्हें लगा कि कभी ओम प्रकाश आदित्य के घर में वह छापा मारेंगे तब उन्हें छापे में काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त होगी, परंतु यहाँ तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब उन अधिकारियों को गुस्सा शांत हो गया, उनके मन में दया की भावना आने लग गई। कबीर ने उन्हें क्षमा मांगी और कहा कि किसी की गलत सूचना दे दी है, उनके यहाँ छापा मारने आए थे, किसी ने गलत सूचना दे दी है, इसलिए मैं गलत सूचना सुनकर मैं आपके घर छापा मारने के लिए आ गया, लेकिन सॉरी, माफ़ी वगैरह मारने लग जाते हैं, कहते हैं सॉरी हमें गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं रौद्र रूप जो था, गुस्से वाला जो रूप था, वो कहीं करुणा रूप में बदल जाता है, दया के रूप में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में कुछ बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग, सोफे होते हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, गौरी बैठी छत पर से। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने कि जिसके पास सब कुछ रहता है तो आप सब चीज़ें निकलवा लेते हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप तख्त ही डलवा दीजिए हमारे घर में। तख्त यानी कि लकड़ी का बना हुआ होता है जिस पे बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, ठीक है, आराम करते हैं। चलिए देखते हैं इसके कठिन शब्द को भी और भावार्थ को भी। कितनी अच्छी कविता थी ना बच्चों, मज़ा आ गया होगा आपको भी सुनकर, कहीं ना कहीं हंसी आ गई होगी आपको भी। चलिए देखते हैं संसार शब्द देख लीजिए। सिर धुनना यानी कि पश्चाताप के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। तख्त यानी कि लकड़ी का बना हुआ आयताकार आसन होता है, ठीक है, चौकोर सा आसन होता है जिसमें हम बैठते हैं, सो सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही
सरल भाषा का प्रयोग किया है, पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ रहा है इनके भावार्थ भी। तो जो भी कठिन शब्द लग रहे थे मुझे तो मैंने लिख दिए हैं। चलिए इसके भावार्थ देख लेते हैं। ठीक है, अंत में आयकर विभाग के अधिकारियों को कवि के घर में कुछ भी नहीं मिलता तो वो पछताने लग जाते हैं, उन्हें बुरा लगने लग जाता है। उन सभी के सर शर्म से झुक जाते हैं। वो वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात अच्छे से सुन लीजिए। यदि छापा मारने समय मेरे घर में अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त होती तो आप उसे ले जाते। अब आप सभी ने देख लिया है और मेरे घर में कोई धन नहीं है। इस वक्त मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ तो धन देकर जाइए। जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं आप उन्हें लेकर निकलवा लेते हैं। आप निकलवा लीजिए, आपका वह काम है। पर जिनके घर में बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं है उनके घर में कम से कम बैठने के लिए एक तख्त तो व्यवस्था कर दीजिए, एक तख्त तो डलवा दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मैं पाठ के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए, वो कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, पहले 66 पे पेज पे दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज, वो कंप्लीट करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, कृत पूर्ण कीजिए। कवि ने छापे मारों से मांगा, क्या मांगते हैं वो? ठीक है, क्या मांगते हैं वो? दो हमें आंसर लिखना है। कवि ने छापो मारों से मांगा, और दूसरा क्वेश्चन है घर की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, समृद्ध और अभावग्रस्त। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है अंतिम 4 पंक्तियों के भावार्थ लिखने हैं हमें। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने आए हुए हैं, इसके आंसर हमें लिखने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको इनके आंसर क्या क्या होते हैं। कृतियाँ पूर्ण कीजिए का सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पॉज करके वीडियो आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप सुन लीजिए। कवि ने छापा मारों से क्या मांगा? तो कवि ने छापा मारों से कुछ धन और तख्त मांगते हैं। ठीक है, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां क्या थी? समृद्ध और अभावपूर्ण। तो जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, समृद्ध होते हैं वो लोग। अभावपूर्ण लोग कैसे होते हैं? पर जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये अभावपूर्ण लोग होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही बता दिए हैं मैंने। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की तरफ, जिसका भावार्थ हमें लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, भावार्थ बताती हूँ मैं आपको। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि यदि छापे के दौरान अधिकारियों को अधिक धन मिलता तो वो उस धन को लेकर चले जाते, परंतु जब अधिकारियों को घर में कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ तो वो कवि की स्थिति देखते हुए कुछ धन देकर जाना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 67 पे चलिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सजाल पूर्ण करना है हमें। ये वस्तुएं खाली थी, कौन सी वस्तुएं खाली थी? 4 हमें लिखने हैं, कौन कौन सी वस्तुएं खाली थी। ठीक है बच्चों, कविता में जब हम रीड कर रहे थे तो ये चारों वस्तुओं के नाम आए थे, तो आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ गया होगा। नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ, उसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पर और पॉज करके वीडियोस देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं इसके आंसर्स क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 वस्तुएं खाली थी। पहला है हमारा अलमारी खाली पड़ी थी, रसोई की पिंपियाँ खाली पड़ी थी, बच्चों के गुल्लक खाली पड़े थे और कनस्टर के मटके खाली पड़े थे। ठीक है बच्चों, ये 4 थे हमारे जो कविता के दौरान आए हुए थे। कौन कौन से थे फिर से बता देती हूँ। अलमारी, रसोई की पिंपियाँ और बच्चों के गुल्लक, कनस्टर और मटके। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पहला सजाल का आंसर था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापे मारों को दिए गए सुझाव। ठीक है, यहाँ 2-2 सुझाव में लिखने हैं। शयन कक्ष में दी गई चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें थी वो लिखने हैं हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके आंसर्स देखते लेते हैं। टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए आप लोग, तो आपको फटाफट सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स बच्चों। जिसके घर में अधिक धन हो
तो ले लीजिए, और जिसके घर में बिल्कुल धन ना हो उसे दे दीजिए। ठीक है, कवि द्वारा छापेमारों द्वारा दिया गया सुझाव ये था। और दूसरा था शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें क्या थी बच्चों? फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी है, उन्हें शयन कक्ष से मिली थी। ठीक है बच्चों, कहाँ से मिली थी? शयन कक्ष से, यानी कि सोने वाले कमरे से मिली थी। क्या मिला था? फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी मिली थी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। आ और आ दिया हुआ है, अर्थ किससे था? बालों से में, और स्वर्ण चेहरे पर, चांदी नई कविता में, मुद्रा काव्य कृतियों में। इसकी जोड़ियाँ हमें मिलानी है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर। अर्थ किससे मैच करेगा? सुवर्ण किससे मैच करेगा? चांदी किससे मैच करेगी? और मुद्रा किससे मैच करेगा हमें? ठीक है, तो उन्होंने अर्थ का संबंध किससे लगाया था? स्वर्ण का संबंध किससे लगाया था? चांदी का संबंध किससे लगाया था? और मुद्रा का संबंध किससे लगाया था? ठीक है, शायद कुछ बातें याद आ रही होंगी आपको, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करने के टाइम आपको बताया था कि उसका भावार्थ ये होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो नई कविता से है उनकी। ठीक है, अर्थ जो है नई कविता है, स्वर्ण जो है काव्य कृतियों से है, चांदी जो है बालों से है, और मुद्रा उनके चेहरे से है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग आंसर इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ जाते हैं। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। क्या परिवर्तन आता है छापा मारने वाले लोगों के अंदर? वो 4 हमें लिखने हैं। ठीक है, प्रभाव तालिका पूर्ण करनी है, हमें 4 लिखने हैं इसके आंसर कि छापा मारने वालों के अंदर क्या परिवर्तन आया था। वो 4 आंसर हमें लिखने हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर भी हम। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। पहला हमारा आंसर है, खिला हुआ चेहरा जो था मुरझा गया था। हृदय में रस की जगह करुणा रस समा गया था। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। और चौथा था हमारा, असफलता पर मन ही मन पछताने लग जाते। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रभावपूर्ण तालिका में पूर्ण करनी थी। छापा मारने वाले जो लोग आए थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ये 4 आंसर थे, लिख लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जाते हैं। ऐसे प्रश्न बनाए जिसके उत्तर निम्न शब्द हों। आर्य कांड, तख्त, असफलता, अनधिकृत। ठीक है, इसके उत्तर हमें लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, सोना चांदी अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों में विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर उसके अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, ये हमें लिखने हैं। 2 क्वेश्चन हैं एक साथ ही। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स भी हम। आर्यकांड यानी कि कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। ठीक है, तख्त था, लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहता है। ठीक है, असफलता था, कवि के घर छापा मारने वालों को क्या मिली? असफलता मिलती है। अनधिकृत यानी कि छापा मारने वालों को लेखक ने किस चीज़ का अर्थ चाहिए था? अनधिकृत का चाहिए था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमारे तैयार हैं। चलिए आगे देखते हैं। सोना चांदी अर्थ और मुद्रा, इनके लिखने हमें। तो सोना से समान अर्थ होता है हमारा पीले रंग का एक बहुमूल्य धातु जो आभूषण बनाने के काम आता है, आपको पता ही होगा। और कविता से ले लेते हैं तो सोना यानी कि नींद से होता है। ठीक है, सोना यानी हम कहते हैं ना हम सोने जा रहे हैं, सोना यानी कि नींद से होता है। चांदी यानी कि सफ़ेद रंग की एक नम्र मुलायम धातु जो गहने बनवाने सिक्के बनवाने के काम आता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, सबके घर में चांदी होती है। और कविता से है सिर के बालों का जो चांदी के रूप में सफ़ेद हो रहे, धीरे धीरे बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं ना, मैंने बताया भी था भावार्थ में, तो उसको वो चांदी कहते हैं। ठीक है, अर्थ है संपत्ति रुपया धन से कहा जाता है, और कविता में कविताओं से है। ठीक है, मुद्रा क्या है? सिक्का रुपया पैसा से है। तो यहाँ कविता के अर्थ में देख लेते हैं उसको, हाथ मुख आदि से कोई भाव सूचक स्थित मुख चेष्टा है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आपको अच्छी लगी होगी ये कविता, बहुत ही हास्य व्यंग कविता है और मुझे आशा है कि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए हैं, सारे भावार्थ आपको करा दिए हैं, कठिन शब्द करा दिए हैं, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।